नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। मॉडल पेपर नंबर 1 है वो हमने पिछली क्लास में देखा था, जो आपको इसी चैनल पर है वो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से मॉडल पेपर नंबर 1 को है वो देख सकते हैं और इस चैनल को सभी वीडियो आपके मिल जाएंगे। इसमें आपके जो खंड ए है वो इसमें MCQ प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। 16 प्रश्न है वो MCQ पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी मीडिया का साथ नहीं देगी। ये कथन किसका है? ये कथन आपके जो पत्रकार प्रभाष जोशी है उनका कथन है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी मीडिया का साथ नहीं देगी। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे दूसरा है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ प्रारंभ हुई? हिंदी में नेट पत्रकारिता है वो वेब दुनिया पोर्टल के साथ प्रारंभ हुई। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे तीसरा है, अनिल ने सुनील से कहा तुम बेल हो। वाक्य में प्रयुक्त बेल में कौन सी शब्द शक्ति? अनिल ने सुनील से कहा तुम बेल हो, वो वास्तविक में बेल नहीं है, लेकिन उसमें जो बेल वाले लक्षण प्रकट हो रहे हैं इस कारण इसमें आपके जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, जेते तुम तारे नभ के तारे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपके जो यमक अलंकार है, यानी कि जैसा तुम तारे वैसे ही नभ के तारे, इसमें यमक अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, उन्मादों में अवसाद का क्या तात्पर्य? उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य इसमें आपके ऑप्शन ए है उग्रता में विषाद, ऑप्शन बे आलस्य में शांति, ऑप्शन डे है दुखों में विषाद और ऑप्शन सी है प्रेम पद के पागलपन में विषाद। यानी कि उन्माद में अवसाद प्रेम के पागलपन में है वो दुख, दुखों में विषाद आपके विषाद का भी अर्थ दुखी होता है। इसमें छठा प्रश्न है, सब घर एक कर देने के मान्य पंक्ति का क्या आशय? इसका आपके है, बच्चे खेल में सब घरों को एकम एक कर देते हैं, यानी कि बच्चों के लिए वो खेल के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे अपना पराया नहीं समझते। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपुत्तु कहो, जोला कहो को पंक्ति में अवधूत शब्द का क्या आशय? इसमें आपके अवधूत का है वो है वितराग सन्यासी। अवधूत का जो मूल अर्थ है वो आपके होता है सन्यासी। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब झड़ गए? जो लक्ष्मी का अप्रत्याशित अनुग्रह था उसका पंख है वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, यानी कि उसको पता चल गया था कि उसके पिताजी की मृत्यु है वो हो चुकी थी। उसके बाद नौवां प्रश्न है, मन खाली होने से क्या तात्पर्य? मन खाली होने का अर्थ है आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं होना। या आपके जो बाजार दर्शन पाठ है उससे लिए गए, उसमें बताया गया है कि जब आपका मन खाली होता है तब बाजार नहीं जाइए, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं होता और आप कोई अनावश्यक वस्तु उठा कर लेता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में है वो मन खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य नहीं होगा तो हमारे पास भटकाव होगा और हम कोई भी कार्य वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके 10वां प्रश्न है, शीरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिपसु खड़खड़ाहट और नए फतेह फूलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालते हैं पंक्ति में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया? जिस प्रकार शीरीष के पुराने फूल है वो नए फूलों को धकिया कर बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार है वो कवि ने बताया कि आज साहित्य में, समाज में, राजनीति में सभी जगह है वो जो पुराने लोग हैं वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है, जो नए लोग हैं आकर उनको धक्का देकर बाहर निकालते हैं। इस प्रकार कवि ने इन पर व्यंग्य किया है कि समय रहते हुए अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि नए लोग हैं उनकी जगह आ सके। उसके बाद 11वां प्रश्न है, जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को है वो कौन स्वीकार कर लेंगे? जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को है वो जाति प्रथा के पोषक जो जाति प्रथा के पक्षधर है वो स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद 12वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य भी है और पीढ़ी का अंतराल भी है। ये आपके ऑप्शन ए और बे दोनों से, इसमें आपके ऑप्शन डे है वो उत्तर होगा। उसके बाद 13 बौद्ध स्तूप को कहा गया। बौद्ध स्तूप को आपके है वो भारत का पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, सारे गांव में सबसे पहले दादा का कोल्हू क्यों शुरू होता था? सारे गांव में सबसे पहले दादा का कोल्हू इसलिए शुरू होता था क्योंकि जल्दी निकालने पर है वो गुड़ का भाव ज़्यादा मिलता था और इस कारण है वो कोल्हू जल्दी शुरू होता था। उसके बाद 15वां प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? अतीत में दबे पांव पाठ में आपके मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका वर्णन है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू क्या चाहते हैं? जो सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र यशोधर बाबू है वो चाहते हैं कि लोग उन्हें समाज का बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग माने और उनके बच्चा उनका आदर करे, कोई भी कार्य है वो उनकी सलाह से करे। ये आपके यशोधर बाबू है चाहते हैं। इसमें ऑप्शन डे है वो सही है। आगे आपके दूसरा प्रश्न है और रीति स्नान में संबंधित है और इसमें पहला है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण
कहा जाता है। इसका आपके सही उत्तर होगा व्याकरण। दूसरा, जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं हो, वहां पर आपके खाली जगह लक्षणा शब्द शक्ति है वो होती है। तीसरा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, काव्य पंक्ति में कौन से अलंकार है? इसमें आपके विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जो कवि है वो हमेशा कहता है कि मैं रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, मैं रोते हुए भी गाता हूँ। इसमें आपके विरोध प्रकट होता है, इस कारण विरोधाभास अलंकार है। चौथा प्रश्न है, पार्टियलिटी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? पार्टियलिटी शब्द का आपके अर्थ होता है पक्षपात या भेदभाव। उसके बाद 5वां प्रश्न है, अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को क्या कहा जाता है? अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में पढ़ने लिखने के माध्यम को ब्रेल लिपि कहा जाता है। उसके बाद 6वां प्रश्न है, वसीयत शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? वसीयत शब्द का आपके अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा वो होगा बिक्वेस्ट। यह आपके परीक्षा में दो पारिभाषिक शब्दों से संबंधित होगा, एक मीनिंग जो होगी उसको आपका हिंदी अर्थ लिखना है और एक हिंदी में वर्ड दिया होगा उसकी आपको मीनिंग लिखनी है। यह भी आपको विषय प्रश्न है वो एपटिक पद्यांश से संबंधित है और इसमें आपको पद्यांश दिया होगा और उस पद्यांश से आपको पढ़कर वो प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आपके पहला है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसमें आपका शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। ये हम पद्यांश पढ़ते हैं ताकि हमारे आसानी से समझ में आ जाए। दिक साधन जिनके लिए सदाई किया सो जान की हाय उदार प्रिय का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय कर गया भेद, वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति वे सजग भाव परमन, ये है उपाय कह उठे राम ज्यों मंदिरित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी ये पुण्य से चरण, पूरा करता हूँ देखकर मात एक नयन। जब आपके राम है वो शक्ति पूजा कर रहे थे, उस वक्त है वो शक्ति ने राम के फूल चुरा लिए थे। राम का जो डेडिकेशन है, जो दृढ़ निश्चय है, उसको माता शक्ति है वो परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए उसने पूजा से फूल चुरा लिया। तब राम ने सोचा, राम एक बार तो व्याकुल हो गए कि अब क्या चढ़ाऊं, लेकिन जब राम ने सोचा कि जो मेरी माता है वो हमेशा कहती है कि आपके नेत्र है वो कमल के समान है और मैं इन नेत्रों को कमल मानकर अपना एक नेत्र फूलों के रूप में चढ़ा देता हूँ। ये जब देखा तो शक्ति है वो शक्ति ने सोचा कि भक्ति का है वो दृढ़ निश्चय है, इसलिए शक्ति ने अभी फूल है वो वापस दे दी। इस प्रकार राम के दृढ़ निश्चय के बारे में बताया गया। जब राम शक्ति पूजा कर रहे थे तो वो फूलों की जगह अपने नेत्र देने के लिए भी तैयार हो गए थे। इसका आपके उचित शीर्षक होगा राम की शक्ति पूजा। दूसरा है, राम की माता उन्हें क्या कहकर पुकारती थी? राम की माता है वो उन्हें कहती थी कि उनके नेत्र है वो राजीव नयन है, यानी कि उनके नेत्र है वो कमल के समान नेत्र है। तीसरा है, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? राम की शक्ति पूजा में जो कमल पुष्प है वो माँ शक्ति चुरा लेती है। चौथा है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? राम ने वो रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। पांचवा है, दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? राम है वो अपनी आंखों रूपी जो नील कमल है उसकी बात कर रहे हैं। ये जो आंखों रूपी अपने नील कमल है उनकी बात करें। छठा है, राम की शक्ति पूजा पूर्ण नहीं होने पर क्या परिणाम निकलता? राम की शक्ति पूजा पूर्ण नहीं होती तो राम की प्रिया सीता का उद्धार नहीं हो पाता। इस कारण है वो राम अपनी शक्ति पूजा को पूर्ण करना चाहते थे, इसलिए अपनी आंख भी देना चाहते थे। इससे हमें ये जो आपके पद्यांश है, इस पद्यांश से हमें जीवन में ग्रहण करने योग्य भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो कितनी भी बड़ी बाधा है हम उसका सामना कर सकते हैं, और हमें प्रत्येक चीज़ है वो खोने के लिए तैयार भी। एक प्रश्न है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें 5वां प्रश्न है, प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों को समझाइए। प्रिंट माध्यम की आपके जो दो कमियां हैं, प्रिंट माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है क्योंकि उसे अनपढ़ व्यक्ति है वो पढ़ नहीं सकता, और दूसरा है, प्रिंट माध्यम टेलीविजन और रेडियो की भांति तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता, उसे मुद्रण की समय सीमा निश्चित होती है, इसलिए उसमें पुरानी खबरें वो छापी जाती है। ये आपके जो दो प्रिंट मीडियम की मुख्य है वो कमियां हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी है वो किस द्वंद्व पर आधारित होती है? यानी कि सिल्वर वेडिंग कहानी में वो क्या कंट्रोवर्सी है? यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है, उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से आपके पीढ़ी के अंतराल का द्वंद्व है वो है। इसमें यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि और बच्चे है वो आधुनिकता के दीवाने। यशोधर बाबू किशनदा के अनुसार भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, परंतु परिवारजन और अधीनस्थ कर्मचारी है वो पाश्चात्य संस्कृति के पोषक है, इसलिए पूरी कहानी में यही द्वंद्व चलता है। इसमें आपके मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच कंट्रोवर्सी है वो चलती है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को जल सभ्यता भी कहा जा सकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। इसमें इसका आपके उत्तर है, इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। सिंधु घाटी की यह सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार, बेजोड़ पानी की निकासी कारण है वो जल संस्कृति कही जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता में है वो
700 से अधिक कुएं थे और इसमें नदी, कुंड, स्नानगार और जो बेजोड़ पानी की निकासी है, इस कहानी से जल संस्कृति कहा जा सकता है। 8वां प्रश्न है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कवि के मन में किसकी याद है और इसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आपके उत्तर होगा आत्म परिचय कविता में कवि ने प्रेम की मस्ती के साथ अवसाद भी व्यक्त किया है, क्योंकि कवि को यौवन काल में अपनी प्रियतमा का योग प्राप्त हुआ, उसकी यादों में है वो कवि काव्य रचना में संलग्न हो गए। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भक्तिन का दुर्भाग्य क्या क्या था और उसे हट्टी क्यों कहा गया? भक्ति ने अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद बड़े दामाद को घर जुआई बना लिया था, परंतु कुछ समय बाद दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसे उसके बड़े जिठोत के साले को पंचायत के गलत निर्णय के कारण दामाद मानना पड़ा। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही और समय पर लगान नहीं चुका पाने से जमींदार द्वारा अपमानित भी होना पड़ा। इस प्रकार भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ आठपूर्वक लगा रहा। भक्तिन के जो है वो भक्तिन के पति की असामयिक मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके बड़े दामाद को घर जुआई बनाया और कुछ समय बाद है वो दामाद की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद है वो पंचायत के गलत निर्णय का भी शिकार होना पड़ा और धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी जाती रही और उसे जमींदार द्वारा अपमानित भी होना पड़ा। ये भक्तिन का दुर्भाग्य था। उसके बाद आपका जो खंड से है, इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा और ये आपके अथवा में भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें 10वां प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में भूखमरी बेरोजगारी के कारण कैसे बनती जा रही है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका जातिगत पैतृक पेशा नहीं हो। यानी कि जो भारत की जातिगत व्यवस्था है, ये किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके परिवार वाले नहीं करते आ रहे हैं। जैसे कोई किसान परिवार से है, उसको है वो अन्य बढ़ईदार का या कोई अन्य काम है वो जातिगत परंपरावादी लोग है वो नहीं करने देते, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यदि वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त हो अथवा अपर्याप्त हो तो उसके सामने भूखमरी की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है वो बनती जा रही है। उसके हाथों में आपके कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण करती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क दीजिए। हम लेखक के इस मत से सहमत है। बाजार की शक्तियां अर्थात मांग अधिक और पूर्ति कम होने से व्यापारी है वो मूल्य वृद्धि कर देते हैं। जब व्यापार में मांग अधिक होती है और वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है तो मूल्यों में वृद्धि होती है। इस तरह मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण और लूट पर उतराते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, प्याज और दालों के आम आसमान छू रहे फिर भी कम मिल रहे हैं। इसका मूल कारण लोगों की आवश्यकता या मांग अधिकता है जो शोषण का ही रूप है। उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है, पतंग कविता के काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। पतंग कविता में सुंदर बिंबों के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का प्रभावी चित्रण हुआ है। इस कविता में बिंबों की रंगीन दुनिया चारों तरफ व्याप्त है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, पतंग डोर के सहारे तथा बच्चे अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। बच्चों के भागते कदम डाल के लचीले वेग के समान है। इस प्रकार दृश्य चाक्षुष, स्त्री, गतिशील और सरयू बिंब प्रस्तुत है। यह आपके जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें आपके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में बताना होता है कि इसमें किन व्याकरणिक पक्षों का प्रयोग हो रहा है, इसका मुख्य भाव क्या है। इसके हाथों में आपके कैमरे में बंद अपाइज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस संबंध में आपने विचार लिखी। जो कैमरे में बंद अपाइज कविता है वो करुणा के मुखौटे में, यानी कि ये इसमें दिखाया तो करुणा के रूप में जाता है लेकिन ये क्रूरता पर आधारित कविता है। इस पर अपने विचार लिखी। कैमरे में बंद अपाइज शीर्षक कविता में संचालक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय और बिकाऊ बनाना है। वह उसकी जो दिव्यांगता है उसको बेचना चाहता है। अतः कार्यक्रम काफी रोचक बना है, इसके लिए वह दिखावटी रूप से करुणा दिखाता है, परंतु उसकी करुणा एकदम बनावटी या कृत्रिम है। उसमें क्रूरता छिपी हुई। संचालक द्वारा बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछने उसकी संवेदनहीनता या अमानवीयता को प्रकट करता है तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदना रहित और क्रूरता वाले होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वो जो आपके संचालक है उनके अमानवीय व्यवहार पर है वो कटाक्ष किया गया है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, जूझ कहानी प्रैक्टिकल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है, इसकी व्याख्या कीजिए। जूझ पाठ के लेखक आनंद का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जिसने एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। बाल्यकाल में उसके पिता ने खेती के काम करवाने के उद्देश्य से उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। पढ़ाई के प्रति लगन के कारण माँ व दत्ताजी राव की सहायता से पुनः पाठशाला में प्रवेश पाने का संघर्ष किया। वहां पर भी साथियों ने उसे परेशान किया, फिर भी एकाग्रता एवं धैर्य से संघर्ष करते हुए सभी अध्यापकों का चेता बन गए। खेती कार्य के साथ साथ विद्या अध्ययन और साहित्य अर्जन का स्वयं से संघर्ष करते हुए कवि बन गए। जो आपके जूझ पाठ का लेखक आनंद है उसका संपूर्ण जीवन है वो संघर्षपूर्ण रहा और उसने बाल्यकाल में उसके पिताजी ने खेती का काम कराने के लिए पढ़ाई छुड़वा दी और पढ़ाई की लगन के कारण दत्ताजी राव ने उसका पुनः पाठशाला में प्रवेश करवाया।
वहाँ पर भी उनके साथियों ने उसको परेशान किया, लेकिन वह एकाग्रचित्ता और धैर्य से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा और फिर एक महान कवि के रूप में पढ़ा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आए, लेकिन अगर यदि हम एकाग्रचित्ता और धैर्य से उनका सामना करते हैं तो कोई ना कोई हल निकल जाता है और हम एक अच्छे रास्ते पर है वो पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपके अथवा में प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासन होने की अपेक्षा स्वयं अनुशासित सभ्यता थी, अतीत में दबे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसी ताकत से शासित नहीं होती थी, यानी कि उस पर किसी ताकत का शासन नहीं था बल्कि स्वयं का अनुशासन था, इसको आपको स्पष्ट करना है। सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा आपसी समझ से अनुशासित थी, क्योंकि सभ्यता के अंतर्गत कोई भी हथियार नहीं मिले। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि वहाँ राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी और जिसके पास अनुशासन रखने के लिए सेना होती, वहाँ की अनुशासन व्यवस्था समाज के आपसी समझाइश पर ही आधारित थी। समाज द्वारा यह अनुशासन बनाए रखा जाता था। इस कारण वहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था अत्यंत अनुशासित थी, बसावट और रहन सहन कला सौंदर्य के अनुसार ही था। यह आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो स्वयं के अनुशासन, समाज के अनुशासन पर आधारित थी। इस पर किसी भी ताकत का वो शासन नहीं था और कोई भी सेना नहीं थी, वहाँ पर हथियार नहीं मिले, इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद 13वां प्रश्न आपके कवि परिचय और लेखक परिचय से संबंधित है। इसमें आपके एक कवि का तो हमें एक लेखक का परिचय पूछा जाएगा। आपके जो लेखक परिचय कम है, आप विशेष रूप से जो 5 से 6 लेखक परिचय उनका ध्यान उनको पढ़ ले, यह आपके बहुत होगा। यह आपके 3 नंबर का है। इसमें आपको कवि या लेखक का जन्म, जन्म स्थान और उसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ और भाषा संबंधी 1-2 बात और उसका जो निधन कब और कहाँ हुआ है, इनको विशेष रूप से लिखना है। इसमें 13वां है, कवि आलोक धनवा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाली। कवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। सन 1972 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1958 में प्रकाशित हुआ। इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद भी कवि आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। उन्हें राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। जो आपके कवि आलोक धनवा है, इनकी एकमात्र काव्य संग्रह वो है दुनिया रोज बनती है, 1958 में प्रकाशित हुआ। और इनकी आपको जो विशेष रूप से वो कभी इन्होंने थोक के भाव में लेखन नहीं किया और इनको राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावा हम आपके लेखक परिचय धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। इसमें आपके धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 ईस्वी में हुआ। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये स्वावलंबी बने ने इन्होंने रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानिक चेतना को अभिव्यक्ति दी है। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य जगत के कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। धर्मवीर भारती जी का निधन सन 1997 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, काव्य संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों के देवता, यह आपके गुनाहों के देवता ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। अंधा युग, गीति नाट्य, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये आपके इनके कहानी संग्रह। और ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य मूल्य, ये इनके निबंध संग्रह। आपका जो धर्मवीर भारती का लेखक परिचय, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, यह अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके 14 प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति विषय पर एक फीचर लिखना। आपको ये कोई भी एक टॉपिक दिया उस पर एक फीचर है वो लिखना है। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न अथवा खेल संबंधी विविध पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के लिए योग्यता के मानदंड निर्धारित है, परंतु राजनीति इसमें भी चलती है। किसी को मरणोपरांत भी विशिष्ट पुरस्कार विलंब से दिए जाते हैं और किसी को तुरंत दिए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मेजर ध्यानचंद जैसे प्रतिष्ठित लोग राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण में राजनीति के शिकार हुए हैं। इसी प्रकार अन्य कई लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों से उपेक्षित है। राजनीति का ऐसा स्वार्थ या अन्यायी रूप ऐसे नहीं है। अगर राष्ट्रीय साहित्यिक और फिल्म पुरस्कारों में भी राजनीतिकरण होने लगा तो इनका राजसा महत्व भी जाता रहेगा और राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्वायत्ता पर विचार किया जाना चाहिए। जो आपके राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं इनमें जो राजनीति होती है, इन पर आपको एक फीचर लिखनी है कि इस राजनीति का किस प्रकार समाधान हो सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। इसके अथवा में आपके है घटते संयुक्त परिवार और बढ़ते खतरे, इस विषय पर आपको आलेख लिखना है। इसमें पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो भारतीय समाज बहुत तेजी से अपनी मौलिक व्यवस्था में परिवर्तन ला रहा है। संयुक्त परिवार जो कभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की नींव हुआ करते थे, आज पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और एकल परिवार का नया दौर है वो सब और दिखाई दे रहा है। घटते संयुक्त परिवार से सामाजिक परिवेश में अनेक खतरे बढ़ रहे हैं। भोगवादी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मानवीय स्वेदना और प्रेम भाव घट रहा है। सहयोग, सहानुभूति, सामाजिकता एवं सह अस्तित्व की भावना लुप्त हो रही है। पिता पुत्र, सास बहू, दादा पोता आदि के संबंध कमजोर पड़ गए। इस प्रकार स्वार्थपरता की वृद्धि और सामाजिक संगठन की हानि के खतरे है वो बढ़ गए हैं।
उसके बाद आपका जो खंड द है, इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें आपको 6 प्रसंग वाक्य करने, इसमें 15 प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग वाक्य कीजिए। इसमें कविता एक लिखना है फूलों के बाने, कविता का लिखना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसके तो हम आपके तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माला, ये तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पड़ती आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ये विप्लव के बादल। इसमें आपके जो पहला है उसका प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता, कविता के बाने से लिया गया है। इसमें कवि कविता की यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो चिड़िया से लेकर फूलों तक व्याख्या है। कवि बताते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर, जिस प्रकार फूल अपने रंग रूप रंग व खुशबू को लेकर खिलते हैं। फूलों का खिलना, उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति व अवस्था को बताता है। लेकिन कविता फूलों की तरह खिलती तो है, पर उसकी तरह फूलों की तरह मुरझाती नहीं है। कविता अपने भावों के कारण, संदेश व प्रेरणा के कारण और अपने अस्तित्व के कारण सदैव खिली रहती है और अपनी विशेषताओं की सुगंध फैलाती रहती है। फूल कविता के लिखने के अर्थ नहीं जानते और फूल से कविता में रंग भाव आदि लाते हैं, लेकिन दोनों का खिलना है वो अलग अलग है। फूल कुछ समय खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता वो एक बार खिलने के बाद मुरझाती नहीं, ये हमेशा लोगों को संदेश और प्रेरणा देती रहती है। इसका आपके विशेष है, इसमें भाव पक्ष है, कविता व फूल की तुलना प्रस्तुत की गई, और कला पक्ष है, शांत रस व मुक्त छंद का प्रयोग है, सरल सहज खड़ी बोली में अनुप्रास और प्रसन्न अलंकार है। इसमें आपके जो विशेष है, इसमें भाव पक्ष में मुख्य रूप से इसका भाव क्या है इसको लिखना है, और कला पक्ष है इसमें जो व्याकरणिक बिंदु है उन पर विशेष रूप से बल देना है। उसके बाद आपके इसके अत्व में है उसका प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के 6ठे खंड से लिया गया है। कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नवजीवन नव क्रांति के प्रतीक है कि कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छा इस संसार में पूरी तरह से फैली है, तेरी युद्ध की नौका मनुष्यों की उन्हीं इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में नवजीवन की आशा लिए अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। कवि का भाव है कि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादलों को नव निर्माण के रूप में पुकार रही है। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग परिवर्तक के रूप में उनका बसना गर्जना नवजीवन की सृष्टि करना है। विशेष कवि ने बादलों को है वो क्रांति का प्रतीक बताया। संसार के दुखी व निर्दास हृदय को बादलों की मूसलाधार वर्षा सुख शांति है वो प्रदान करती है। इसका आपके कला पक्ष है, शब्द बिंबों का प्रयोग हुआ है, तत्संप्रदान ओजस्वी शब्दावली, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आपका 16 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपके जो गद्यांश है, देश को कितनी सती होती है इस तरह के अंधविश्वास से कौन कहता है इन्हें, इंद्र की सेना अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। इन्हें मूल्य भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, नहीं ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गई। यह आपके इसका प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्मरण काले मेघा पानीदे से लिया गया है। इसके आपके जो लेखक है वो धर्मवीर भारती और इसकी जो साहित्यिक विधा है वो है संस्मरण। इसमें लेखक ने पानी की बर्बादी पर है व्यंग्य किया है। लेखक धार्मिक मान्यताओं के नाम पर समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कितना नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वास से। जब बच्चे इंद्र सेना का रूप धर गांव भर में घूमकर स्वयं पर पानी डलवाते हैं इस मान्यता के साथ कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करेंगे, तब लेखक का मन शुद्ध हो उठता है। पानी की भयंकर कमी के बावजूद लोग अपने पास बचाकर पानी रखे, ऐसे अंधविश्वासों की भेंट चढ़ा देते हैं। लेखक इस बात पर नाराज होकर कहते हैं कि कौन इन्हें इंद्र की सेना कहता है। अगर ये सच में इंद्र सेना होती और इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते तो क्यों नहीं स्वयं के लिए पानी मांग लेते, क्यों घर घर लोगों के घरों का पानी बर्बाद करवाते हैं। ये सब दिखा हुआ है, मान्यता के नाम पर पाखंड है, अंधविश्वास है। लेखक मानता है कि भारत के लोग इन्हीं अंधविश्वासों और पाखंडों के कारण अंग्रेजों से पीछे रह गए, उनके गुलाम बन गए। उनके अनुसार भारतीयों की बुद्धि पर तर्क की जगह अंधविश्वासों ने पकड़ बना रखी है, जो इनके पिछोड़ने का मुख्य कारण है। इसका विशेष है, लेखक ने अंधविश्वासों में पाखंडों पर कटाक्ष करते हुए भारतीयों के पिछोड़ने का कारण बताया है और भाषा सहज सरल और आवेगपूर्ण है। इसके अलावा हम आपके हैं, जेठ की जलती हुई धूप में जबकि धरित्री निर्धूम
अग्निकुंड बनी हुई थी। शेष शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और अर्घवेद अमलतास की बातें मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शीर्ष के साथ अर्घवेद यानी अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। ये 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उड़ना पसंद नहीं था। ये भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया पलाश। इसके आपके व्याख्या, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत अवतरण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीर्ष के फूल निमन से लिए गए। इसमें लेखक ने शीर्ष के फूलों की विशेषता बताई। इसकी व्याख्या है। द्विवेदी जी बताते हैं कि ज्येष्ठ मास में सूर्य की गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि संपूर्ण धरती धुआं रहित अग्निकुंड हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की तीव्र गर्मी से धरती आग की तरह जलती है, जिससे अधिकतर पेड़ पौधे झुलस जाते हैं। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी शीर्ष के पेड़ ऊपर से नीचों तक फूलों से खिले रहते हैं। उन पर ज्येष्ठ की गर्मी के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेज गर्मी में कम ही पेड़ फलने फूलने की हिम्मत रखते हैं। वैसे तो आसपास में कर्णिकार और अमलतास के पेड़ है, किंतु शीर्ष के साथ अमलतास के फूलों की तुलना नहीं की जा सकती। अमलतास का पौधा फूलों सहित केवल 10-15 दिन के लिए फूलता है, जिस तरह पलाश का फूल सिर्फ वसंत ऋतु में ही फलता फूलता है। संत कबीरदास को इस तरह 15 दिनों के लिए खिलना महकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि 10 दिन खिलने के बाद फिर से ठूंठ हो जाना अच्छी बात नहीं है। वे अपनी भाषा में कहते भी है कि 10 दिनों तक फूल कर खिल कर पलाश फिर से खंकर अर्थात शुष्क हो जाता है। ऐसे पलाश की शोभा का क्या वर्णन करना जो जीवंत शक्ति से भरपूर नहीं है। ऐसे में द्विवेदी जी कहते हैं कि यह उसी प्रकार है जैसे पूंछ वाले जानवरों से तो लंडूर अर्थात पूंछ भी रहना ही अच्छा, जो पूंछ वाले जानवर है उससे तो बिना पूंछ वाला रहना ही अच्छा। यहाँ लेखक का संकेत उन बड़े बड़े दिखावटी और भ्रष्ट नेताओं की तरफ भी है जिनका महत्व है वो कम समय में होता है। इसमें जो आपके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने सीरीज के माध्यम से जो वर्तमान समय के नेता है उन पर भी व्यंग्य किया है कि वो कुछ समय के लिए फेमस होते हैं और कुछ समय के बाद है वो पलाश की भांति है वो झड़ जाते हैं और उनका महत्व है वो शून्य हो जाता है। इसका विशेष है लेखक ने पलाश और अमलतास के कम समय खिलने की तुलना मौकापरस्त नेताओं से की। जो नेता है वो कुछ समय के लिए मौका पाकर फेमस हो जाते हैं और फिर वैसे के वैसे ही उनकी पहले जैसी हालत हो जाती है। इसका आपके संस्कृत शब्दों का मेल प्रस्तुत है। दुमदार, लंडूरे, खंगड़े आदि देशज शब्दों की भी भरमार है। इसमें आपके तत्सम और देशज दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आपके 17 प्रश्न है और लेखन से संबंधित है। इसमें है अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए अथवा में ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपना जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारी है जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। इसमें आपको या तो निविदा लिखनी या निविदा के अर्थों में कार्यालय पत्र है वो लिखना है। इसमें आपके जो है वो है निविदा। निविदा में आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है निविदा सूचना और फिर स्कूल का नाम, फिर आपके बाईं साइड में वो क्रमांक लिखना है और दाईं साइड में दिनांक लिखनी है, फिर बीचों बीच में निविदा संख्या लिखनी है, फिर लिखना शुरू करना है। अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं या प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी और उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क और धरोहर राशि को रेखांकित ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के कार्यकालय में जमा करा सकते हैं। और निविदा विवरण इस प्रकार विवरण है वो है आपके परीक्षा सामग्री की आपूर्ति है तो अनुमानित राशि 1,30,000 रुपये लगभग और इसमें धरोहर राशि वो 25 रुपये जमा की जाएगी और निविदा खोलने की दिनांक है वो 15 नवंबर और निविदा प्रपत्र शुल्क है वो 50 रुपये। नोट आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा। हस्ताक्षर इसके बाद में आपको राइट साइड में वो हस्ताक्षर करना है प्रिंसिपल के जो आपके निविदा भेज रहे हैं। उसके बाद आपके इसके हाथों में कार्यालय पत्र। इसमें आपको कार्यालय पत्र में सबसे पहले पत्रांक लिखना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिनांक और पत्रांक के जस्ट नीचे प्रेषक का नाम लिखना है। प्रेषक यानी भेजने वाला कौन है, इसमें आपके सचिव भेज रहा है, इसमें लिखना है सचिव ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत का जो नाम दिया हुआ है। उसके बाद लिखना है सेवा में और प्रेषित यानी जिसको भेज रहे हैं उसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला आगे अलवर अजमेर कुछ भी लिख सकते हैं और राजस्थान। फिर इसमें विषय मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में महोदय प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का मौसम आते ही गांव में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इस वर्ष ये स्थिति कुछ अधिक ही दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायत में एक डिस्पेंसरी है परंतु उसमें आवश्यक दवाइयों की नितांत कमी और चिकित्सक भी नियुक्त नहीं आते। मौसमी बीमारियों के प्रकोप को दूर करने तथा रोगियों के उपचार करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम गांव में भेजने की व्यवस्था जरूरी है। अतः इस संबंध में चिकित्सकों की टीम की उचित व्यवस्था कर गांव की
जनता के हितार्थ आदेश प्रसारित करें। बहुविधीय, इसमें आपके सचिव के नाम और उसका हस्ताक्षर करना है, और उसके बाद आपके जो है वो ग्राम पंचायत का नाम, पद नाम लिख के जो ग्राम पंचायत का नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपके 18 प्रश्न है वो निबंध से संबंधित होगा। इसमें आपके 4 मुद्दे दिए होंगे, चारों में से किसी एक पर 300 शब्दों में यानी लगभग 30 लाइनों में 1.5 से 2 पेज में निबंध लिखना है। इसमें आपके एक है मेक इन इंडिया, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तीसरा है राजस्थान के पर्यटन स्थल, और चौथा भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। इसमें आपके मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग पर दिया गया है। इसके आपके संकेत बिंदु है प्रस्तावना, मेक इन इंडिया प्रारंभ और उद्देश्य, स्वदेशी उद्योग योजना के लाभ और उपचार। ये आप पढ़ लेना। आपको इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कक्षा 10 और 12 के अन्य मॉडल पेपर है वो इसी चैनल पर आपको हल करवाए जाएंगे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।